सदा तेरे साथ चल, यही तेरी जिंदगानी, यही तेरा रास्ता, रोक तुझे पाए ना कोई, जिंदगी अनस्टॉपेबल, 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 जिंदगी अनस्टॉपेबल। तुम ही सच्चे साथी, तुम ही हो सहारे, हम भी रहेंगे हरदम हरदम तुम्हारे। तुम ही सच्चे साथी, तुम ही हो सहारे, हम भी रहेंगे हरदम हरदम तुम्हारे। बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे। माँ पिता बनके मेरे झूले झुलाते हो, मीठी मीठी तान भरी मुरली सुनाते हो। मात पिता बनके मेरे झूले झुलाते हो, मीठी मीठी तान भरी मुरली सुनाते हो। सखा सदगुरु बनके पार ले जाते हो, कभी संग संग कभी सामने हमारे। बाबा हमारे, 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 बाबा हमारे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। फिर से आप तीनों का, अतुल, आर्यन और शगुन, आप लोग फिर से हमारे शो में आए। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके फिर से एक बार। तो विवेक भाई जी, आज हम फिर से एक नई कड़ी के साथ उपस्थित हुए हैं हमारे दर्शकों के सामने। जी चैताली बहन, और बहुत सुंदर ये गीत सुना हमने कि बाबा साथी सहारा है। बिल्कुल, बाबा तो सदा ही हमारा सहारा है, लेकिन हमें अपना सहारा खुद बनना है। ये ज़िंदगी, ये समय तो सदा आगे बहते जाते हैं, लेकिन हम रुक जाते हैं क्योंकि हम ज़िंदगी के और समय के साथ तालमेल नहीं बनाते हैं। जैसे कहते हैं ना, साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक उसमें पैडल मारते रहो। तो श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ सोच का पैडल मारते रहिए, ज़िंदगी को आगे चलाते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी है अनस्टॉपेबल। तो ना मुँह छुपा के जियो, ना सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। जी बिल्कुल। और इसी सिलसिले में आज भी हम बात करेंगे ऐसे कोई वैल्यू को लेके जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए बहुत आवश्यक है। तो उसी सिलसिले में, उसी विषय में चर्चा करने के लिए आज जो ख़ास मेहमान हमारे स्टूडियो में आने वाले हैं वो है ब्रह्मा कुमार राजयोगी बेतेंद्र भाई जी और ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी शारदा बहन जी। चलिए मुलाकात करते हैं उनसे। स्वागत है शारदा बहन जी। बेतेंद्र भाई, हमें बड़ी खुशी है कि आप जैसे नेक और अच्छे लोग हमारे बीच हैं आज एक बहुत ही अच्छे विषय पर चर्चा करने के लिए, और वो विषय है ऑनेस्टी, ईमानदारी। और कहा जाता है कि ईमानदारी इतनी कीमती चीज़ है कि वो केवल कीमती लोगों के पास ही हुआ करती है। तो आपका दिल से एक बार फिर से स्वागत है। ओम शांति। दीदी, जब हम ऑनेस्टी की बात करते हैं
ये ऑनेस्टी बोलिए, ट्रुथफुलनेस बोलिए, ये सारी चीज़ें जो होती है ये अंदरूनी बातें, मतलब इनर वैल्यूज़ की बात होती है। वैल्यूज़ की बात जब भी हम करते हैं तो उसके लिए हमको ऐसा लगता है कि आज कहीं ना कहीं वैल्यू मिसिंग है हमारे बीच में, या फिर होते हुए भी हम सही तरीके से उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इम्बाइब नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे कर्मों में उसको हम ला नहीं पा रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? मतलब क्यों हमारे अंदर वैल्यूज होते हुए भी कर्मों को हम वैल्यूएबल क्यों नहीं बना पा रहे हैं? वैल्यू तो बहुत है, आज हमारे अंदर बहुत वैल्यूज है जो छिपे हुए हैं। एक्चुअली अभी हम सब ऑनेस्टी अर्थात ईमानदार के बारे में बात कर रहे हैं। ईमान, इसका अर्थ होता है ईमान अर्थात धर्म। तो धर्म में आचरण होते हुए कर्म करना, इसको कहते ईमानदारी। लेकिन आज वो हमारे अंदर नहीं डेवलप हो रही है, तो कहीं ना कहीं मिसिंग जरूर है। बिल्कुल, है ना। तो वो क्योंकि आज हम कहीं पे भी है, मान लीजिए हम जो भी संस्था में हैं या कोई अपने व्यवसाय में है, कोई बिजनेस, पढ़ाई में, कहीं पे भी स्थित है, अपने क्षेत्र में कर्म करते हैं, तो अपने ईमान में टिकना नहीं पॉसिबल नहीं हो रहा है, जितना चाहते नहीं हो रहे हैं। इसका यही मुख्य कारण होता है कि हो सकता है हमने उसको अच्छी रीति से पहचाना नहीं है या जाना नहीं है कि हमारे अंदर वो वैल्यू है भी, और उसको कैसे हम सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। दीदी कई बार तो लोग ही डरा देते हैं, वो ऐसा कहते हैं जी आपको बहुत ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, आपके बहुत दुश्मन बन जाएंगे और बड़ी मुश्किलें आने लग जाएंगी। एक्चुअली यही बात है, ईमानदार होके चलना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हमको फेस करना पड़ेगा ज्यादा ईमानदारी दिखाने जाएंगे। वही तो आजकल मतलब यही एक मतलब पहलू हो गया है कि अगर ईमानदार होंगे तो हम चलेंगे कैसे। तो ये जो एक नेगेटिव बैरियर हमने बना के रखा हुआ है, इसीलिए हम चाहते तो है हम अच्छाइयों पे चले, हम अच्छे बने, लेकिन ये जो एक नेगेटिव बैरियर हमने जो क्रिएट किया हुआ है अंदर, वो चीज़ हमें बाहर निकलने नहीं दे रहा। तो इस भ्रम को, इस बैरियर को कैसे तोड़ा जाए? अब जो ये हमारे अंदर बैरियर है, एक्चुअली ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ हम झूठ बोलेंगे या हम माना गलत तरीके से करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, आज का जो नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, ऑब्वियसली आज थोड़ा आगे बढ़े हैं, लेकिन उस आगे बढ़ने में बहुत सारी परेशानियाँ, बीमारियाँ बहुत सारी उसमें इंक्लूड है जी। ठीक है ना। वैसे भी कहा जाता, आपने अगर देखें दीदी दुनिया में जी, तो दुनिया का सबसे जो बेईमान आदमी भी होगा ना, वो अपने लिए चौकीदार ईमानदारी ढूंढता है। बहुत वो तो सही में बहुत सही बात कहा आपने कि हम कैसे भी करें लेकिन हमारे आसपास वाले सब ईमानदार हो, है ना। तो आज लोग ये भूल गए कि मुझे ठीक होना है, मेरे अंदर की जो कमियां हैं, मेरे अंदर जो वैल्यू लेस हो रहे हैं, उसको मुझे बढ़ाना है। तो इसमें लोगों की इंटरेस्ट कम हो गई है, या फिर ये मान लिया है कि मैं अगर ईमानदार बनूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आज के ज़माने में ये कलयुग है, ये लोगों की ऐसी सोच जो अंदर घर कर गई है, इस वजह से मना जो सच्ची वैल्यूज है हमारे अंदर, जो कि ये ईमानदार, सच्चाई जो भी हो हमारे अंदर, ऑनेस्टी, ये हमारी ये अपनी ओरिजिनल गुण है जी, और इसमें जो हमें इतनी पसंद है, हमें अच्छी लगती है। आज अगर आप कहे शांति, सुख, पवित्र जो भी हो, ये हमें पसंद है, लेकिन इसको हम जीवन में धारण नहीं कर पा रहे हैं, इसको साथ में लेके हम चल नहीं पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारे साथ हमने कुछ ऐसे पाल के रखा हुआ है। इसीलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने को जानना है ना, अपने अंदर के अपनी सच्चाई को जानना है कि ईमानदार में हमें फ़ायदे कितने होते हैं, ईमानदार से मेरे कितने मतलब बेनिफिट्स हो, या कितने ईमानदार से मेरे हेल्थ कितने अच्छे होते। ये बातें अगर हम अच्छी तरह हम जान ले, इसको पहचान ले, तो हम ज़रूर ये जो हमारी सोच है, खुद के बैरियर को हम खुद ही तोड़ पाएंगे, उसको उस बिलीफ सिस्टम से ऊपर उठ के हम ऑनेस्टी को धारण करके ऑलरेडी जो हमारे अंदर है उसको हम बाहर भी ला पाएंगे। नितेंद्र भाई जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? वैल्यूज के जो क्लासिफिकेशंस है उसमें ईमानदारी एक यूनिवर्सल वैल्यू है, और ये ईमानदारी एक एथिकल वैल्यू है, माना नैतिक मूल्य है, जिसे किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक बच्चा है, वो नेचुरली सच बोलता है, वो कितना भी आप उसे झूठ बोलने का
ट्रेनिंग देंगे लेकिन वो बोल नहीं पाएगा, बोलेगा वही जो उसके अंदर है। मैंने देखा कभी कभी अगर बच्चा झूठ भी बोलता है तो वो इसलिए बोलता है कि वो झगड़ा ना बढ़े, वो चीज बस वहीं दब जाए, उसका अंदर मोटिव अच्छा होता है। यस, तो ईमानदारी एक ऐसा वैल्यू है जो कि अंदर से ही निकलता है, ये सिखा नहीं सकता। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, गुस्सा ना, ये वही करेगा। मतलब अगर कहेंगे हम किसी को कि झूठ नहीं बोलना चाहिए तो वो झूठ ही बोलेगा, चोरी नहीं करना चाहिए चोरी करेगा। तो ये हम चाहते हुए भी जो प्रश्न है ये कि हम ईमानदारी को क्यों अपने प्रैक्टिकल कर्म में ला नहीं पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण बता रहा हूँ। मेरे को एक दूध वाले पहचानते, मेरे से मिले, थोड़ा समय पहले की बात है, तो मुझे कहते हैं विवेक भाई मैं सच्ची बात बताऊं, मैं रोज सोचता हूँ कि मैं दूध में बिल्कुल थोड़ा सा भी पानी नहीं मिलाऊंगा। कहते जैसे ही वो शुद्ध दूध होता है ना तो मेरे को एक घबराहट होनी शुरू हो जाती है। पहले लोग था कि बेईमानी करने में उनको घबराहट होती थी, आजकल वो कहते होने मुझे थोड़ा सा डालना ही पड़ता तब मुझे वो चैन आता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करे? मेंटेन करना पड़ेगा उनको। ना एक्चुअली हम जानते भी हैं, कहीं ना कहीं चाहते भी हैं कि हम ऑनेस्टी को मेंटेन करें, उस वैल्यू को यूज करें, लेकिन फिर भी जैसे दीदी ने कहा कि बैरियर खुद ही हम बना लेते हैं। तो उस बैरियर को तोड़ने की मतलब क्या ऐसे इजीएस्ट प्रोसेस है जो हम खुद ही क्या ऐसा विचार है, ऐसी क्या वो बात समझाई जाए कि जो ईमानदारी है वो उसके लिए भी बेनिफिशियल है और सारे समाज के लिए भी बेनिफिशियल है? ईमानदारी को अच्छी तरीके से समझने के लिए कर्म के सिद्धांत को समझना पड़ेगा, कॉज एंड इफेक्ट। जी, मैं अगर एक झूठ बोल करके 1 करोड़ रुपया मैं कमाई कर लूँ, लेकिन वो आ तो जाएगा, आगे बढ़ जाऊंगा मैं, लेकिन उसके पीछे कितने झूठ पैदा होगा, मेरे को कितना झेलना पड़ेगा, उस एक झूठ को छिपाने के लिए कितना मेरे को और भी झूठ बोलना पड़ेगा, बेईमानी करनी पड़ेगी लोगों के साथ, समाज के साथ, दुनिया के साथ। ये तो हम बाद में महसूस करते हैं। तो वर्तमान स्थिति ऐसा ही है कि लोग झूठ बोलकर बेईमानी करके आगे निकलते तो है, लेकिन आगे जाके रुक जाता है, उसको रास्ता दिखाई नहीं देता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो इसमें जो मिसिंग लिंक है वो है स्पिरिचुअलिटी। अगर हमें इसको डेवलपमेंट करना है, खुद के अंदर की ईमानदारी को जागृत, वो है सबके अंदर ईमानदारी, लेकिन उसको अगर जगाना है तो फिर वो आध्यात्मिकता पर ध्यान देना होगा। वो कौन से लेवल पे होती है? मतलब वो कुछ मैंने अंदर ही अंदर खुद को मोटिवेट करना है कि हमको ऑनेस्ट रहना है, ऑनेस्टी को मेंटेन करना है, या कुछ मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल पे हमको कुछ माइंड को ट्रेन अप करना, ब्रेन को ट्रेन अप करना है कि ताकि हमारे थॉट्स ऐसे हो, क्या करना पड़ता है हमको? आध्यात्मिकता का मतलब ही है कि मैं एक अविनाशी माने इटर्नल आत्मा हूँ। ईमानदारी जो कि एक आत्मा का ही विशेष क्वालिटी है, गुण है, विशेषता है, एक पावर भी है, एक क्वालिटी भी है, एक पावर भी है। लेकिन ये पावर तभी काम करेगा जब वो स्वयं उसमें अवेयरनेस हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो मतलब अभी नहीं तो कभी मुझे उसको फेस करना ही पड़ेगा। अर्थात मैं अगर अभी ईमानदार बन जाऊं तो मेरे आगे के लिए मेरा सारा रास्ता क्लियर है, और अभी अगर मैं बेईमान बन जाऊं तो सारे आगे रास्ता बंद है, क्योंकि ये कर्म सिद्धांत है, कॉज एंड इफेक्ट। मतलब लौट के वो आएगा ही लौट कर आएगा। जो भी हम संसार को देते हैं जी, वो हमारे सामने 1000 गुना होकर के लौट कर आता है। हाँ, तो ये कॉन्शियस अगर हम उन्हों को ला सके, हमारे अंदर ला सके, ये कॉन्शियस मेनली होती है। कॉन्शियस जब आए कि मैं जो दे रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, है ना, जो मेरा विचार है, तो उस हिसाब से फिर रिटर्न मेरे पास आएगा। एक टाइम पे ऐसे होता है दीदी, हम सोच भी लेते हैं कि हाँ चलो बहुत बेईमानी कर लिया, अब अभी हमको ईमानदार बनना, आगे की लाइफ हम ईमानदार बन के ही जिएंगे। लेकिन उस समय कहीं ना कहीं से हम हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि बेईमानी करते करते एक ऐसे लेवल पे ऐसे संस्कार बन जाते हैं, उससे निकल के, उससे उभर के हम ऑनेस्टी के राह पे चल के हम जीवन जिए, वो शक्ति हमको नहीं मिलती। हाँ, एक्चुअली इसके लिए हमें ज़रूर जो स्पिरिचुअल मार्ग में हम जो मेडिटेशन करते हैं ये कंपलसरी होता है।
क्योंकि हम अगर अपने को चेंजेस लाना चाहते हैं, अपने अंदर कोई परिवर्तन करना है, तो आज समाज में हर एक इंसान क्या है, अच्छा बनना चाहता है, जी। लेकिन अच्छा बनने के लिए हमें शक्ति चाहिए होता बिल्कुल, है, वही। पावर चाहिए। तो वो पावर हमें मेडिटेशन से मिलती मतलब है। ईमानदारी बाहर से थोपी नहीं जा नहीं सकती, जा वो सकती। अंदर से ही जी, ये शक्ति अंदर के से साथ वो जागृत आपके होना कर्मों में पड़ता आएगी। है। जी 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 जी। ये अंदर से जगाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि एक छोटा बच्चा भी सारे वैल्यूज हम लेके आते हैं, इसलिए बच्चा जब छोटा होता है ना, वो झूठ बोलना नहीं जानता है, लेकिन जब बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है और जी। बातों में झूठ मिलाना शुरू करता है, ओके। तो पहले हम वो वैल्यूज लेके आते हैं, चाहे पीस हो, हैप्पीनेस, ईमानदारी, कुछ भी हम लेके आते हैं। जी जी एक्चुअली देखिए, बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है ना, या छोटे में वो सारी बातें, ये कि आज स्कूल में, आज फ्रेंड के साथ ये किया, मम्मी पापा खूब हंसते हैं, खूब खुशी होते हैं, सब होते हैं। तो बड़ा होके बच्चे में इतना भी ईमानदारी है कि वो बोलेगा आज हम मूवी में गए थे, वो भी बोलेगा। लेकिन जब माँ बाप से उनको थोड़ा डांट पड़ता है, ये करता है, फिर बच्चा क्या करता है, अच्छा ये नहीं बोलना चाहिए, तो वो ईमानदारी चेंजेस होने लगती मैं है, वही सोचता हूँ जी, वो कैसी- छिप जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए तो ये क्या होता है, हमारे संस्कार बन जाते हैं फिर। जी। ठीक है ना, आज ये छिपाया, कल वो झूठ बोला, ये किया, मतलब तो ये ऑनेस्टी जो है वो हमारे अंदर की इननेट क्वालिटी है, और जो हम डिसऑनेस्टी की बात करें वो हम एक्वायर करते जी, हैं, सीखते हैं। एक्वायर्ड तो कैसे क्वालिटी। धीरे धीरे हमारी जो मतलब इतनी खूबसूरत बच्चे की जिंदगी निर्मलता पावनता के साथ वो मिलावटी होती जाती है। मतलब पहले मिलावट अंदर आती है, फिर बाहर कर्म में आती है। जी, फिर तो वो एक संस्कार बन जाते हैं। जी जी जी। तो संस्कार, एक काम को बार बार किया जाए, उस प्रकार के हम लोग काम कर्म करते रहे, तो वो हमारा एक संस्कार इतना मतलब टाइट संस्कार बनता है, फिर उसको चेंज करने के लिए हमें फिर एक्स्ट्रा पावर तो लेना इसमें क्या दीदी, पेरेंट्स का बहुत बड़ा भूमिका होनी चाहिए कि बचपन से वो ध्यान रखे, जब एक बच्चे को वो नरिश करते हैं, नर्चर करते हैं, परवरिश करके बड़ा करते हैं, तो वो पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बड़ी कि रोल होती है इसमें। क्योंकि देखिए, बचपन में बच्चा अगर मूवी देखा, ये कि अब हम माँ बाप हंस के एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको, लेकिन वही बच्चा थोड़ा बड़ा होके अगर वो बात बोले, एक्सेप्ट नहीं है, है ना, क्योंकि वो तो बोल तो सच्चा ही रहा था, बल्कि सच बोल रहा था वो। सच बोल रहा है तो कोई किसी को पुरस्कार देना चाहिए। मैंने देखा लेकिन आजकल ये भी असर ये भी पड़ता है, क्या होता है कि जब माँ बाप को वो देखते हैं, रोल मॉडल सबसे पहले तो वही होते हैं, अभी उनको सिखाया जाता है कि तुम सच बोलो, ऑनेस्ट रहो, लेकिन कई बार देखते हैं कि मम्मी पापा ही उनके साथ थोड़ा सा अलग से पेश आते हैं, तो सोचते आप खुद ऐसे करते हो तो मुझे क्यों बोल रहे हो, जी जी जी। आप ही गुस्सा कर रहे हो और मुझे बोल रहे हो गुस्सा नहीं करो। आप खुद ही डिसऑनेस्ट हो, आप ईमानदारी से नहीं चल रहे हो, कैसे मुझे बोल सही रहे हो, बात है। ऑनेस्टी सिखा रहे हो, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। जरूर। तो ये हमारे ना, एक तो पेरेंट्स से भी होता है, दूसरा हमारे जो फ्रेंड सर्कल होता है या कहीं भी सिचुएशन आते हैं, तो इसकी वजह से ये संस्कार हमारे टाइट हो जाते हैं, तो इसको चेंज करना इंसान को तो धीरे धीरे थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ जी, मतलब अच्छा तो संग इसके हो लिए- तो उससे भी आपको वो चीज आ सकती है, क्योंकि हाँ, क्वाइर्ड जरूर, है तो जरूर। ईमानदारी, आप संग से अगर बेईमानी सीख सकते हैं तो अच्छे संग से ईमानदारी भी सीख सकते हैं। जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। इसी सिलसिले को, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम देख लेते हैं आज के सवाल क्या आए हैं, क्योंकि यूथ के लिए ये भी एक बड़ा इशू है कि वो मतलब वो चाहते हैं कई बार कि वैल्यूएबल लाइफ लीड करे, जिए, लेकिन फिर भी वो इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। वो लोग भी एक टाइम पे आके सोच लेते हैं कि नहीं, शायद ईमानदारी से चलना मुश्किल है, हम शायद दूसरा रास्ता अपनाएंगे तो हमारे लिए डेस्टिनेशन में पहुंचना ईजियर हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देके इस विषय को और भी थोड़ा डीप चर्चा करना चाहता हूँ। बिल्कुल। हम सभी ने खुदीराम बोस का नाम सुना है। हाँ जी हाँ जी। एक 17 साल का लड़का था बंगाल में, और वो एक बम डाल दिया और उसको अंग्रेजों ने पकड़ लिया, और अब उसको सज़ा फांसी का होना है। और उसका चाचा एक वकील था, उसने उसको सिखा दिया कि तुमको कहना है कि हमने बम नहीं फेंका, हमने बम नहीं डाला, बस इतना ही तुमको कहना है, बाकी मैं देख लेता हूँ। लेकिन उस बच्चे ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं भारत माता के लिए ये काम किया है, मैंने ही बम डाला है, मैंने ही उसको मारा है। तो उनका चाचा उसको ये सिखा रहा है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी जी। कि उसको उसके ज़िंदगी को बचाने के लिए
बौद्धिक रूप से उसको सिखाने की कोशिश की उसके जीवन को बचाने के लिए, लेकिन वो इमोशनल हो करके भारत माता के प्रति जो उसकी भावना है वो उसके प्रति बेईमानी वो नहीं कर सकता। मैं फिर लौट के आऊँगा, उसने इसलिए फांसी को अपने गले में लगाया और उसने कहा कि मैं फिर से आने वाला हूँ, अर्थात मैं आत्मा हूँ, मैं फिर से पुनर्जन्म लूँगा, और ईमानदारी को उसने छोड़ा नहीं। तो वो था इमोशनल। कितनी बड़ी बात है जी, मतलब जिंदगी छोड़ना उनके लिए आसान है लेकिन ईमानदारी छोड़ना मुश्किल है। ये फर्क वक्त का है। ज्यादा बचपन में हम सुनते थे, लोग कहते थे वो गांव में बेईमान आदमी है उसके पास नहीं जाना, आजकल उल्टा हो गया, कहते वो ईमानदार आदमी है उसके पास मत जाना। इसलिए आज भी हम उन्हें याद करते जी हैं। बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी। और रोल मॉडल्स पे हमारे लिए वही बनते हैं, क्योंकि हम कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि ये आदमी बड़ा बेईमान है, इसको अपना रोल मॉडल बना लो। कितना भी बड़ा खुद बेईमान क्यों ना हो, बोलेगा एक अच्छे इंसान, नेक इंसान को ही अपना रोल मॉडल बनाओ। सच्ची बात है। आज भी भारत में अगर घर में आप तस्वीरें देखो लगी हुई जिनकी भी, वो सब बहुत नेक और अच्छे बड़े ईमानदार लोग हों। जी बिल्कुल। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम अभी हमारा सवाल आज का जो आया है वो हम ले लेते हैं। नमस्ते, मैं अद्रिजा मित्र हूँ कुछ बिहार से। मेरा क्वेश्चन है कि हम रात में सोने से पहले बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसके कारण हमें दुख पहुँचता है बहुत, और हम बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं हमारे पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, एक्सेट्रा। सो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन एक तो हम सबको ये पता ही है, हम बोल ही रहे हैं क्वेश्चन में कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं। उसी में जवाब छुपा हुआ है। वही जवाब है कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि हमें ओवर थिंकिंग नहीं करना है, क्योंकि सारा दिन में सुबह से लेकर रात तक, मॉर्निंग टू नाइट हमारे साथ जो भी होता है, हमें हमेशा ये लेना है कि आज का एपिसोड जब हमारा सुबह से लेकर रात तक का सब कुछ कंप्लीट हो गया, जब हमारा रेस्ट टाइम होता है, उस समय हम बैठे और अपने एपिसोड को देखें कि मॉर्निंग से नाइट तक मेरा कैसा कैसा रोल रहा, मैंने कैसे कैसे परफॉर्म किए, मैंने कैसे लोगों के साथ ड्रिल किया, ये हम अपने आप को देखें। ऐसे देखें जैसे मैं एक एक्टर हूँ, मैंने कैसे कैसे किया, मेरे से कितने लोग सेटिस्फाई हुए, या मैंने किसी को दुख दिया क्या। अगर इस प्रकार की हम अपने आप को चेक करें तो कोई हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग भी अगर हमको पता चला कि हाँ मेरे कारण उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, तो ठीक है, ऑब्वियसली मैंने उनको सॉरी बोल दिया, है ना। हमें अगर ओवर थिंकिंग से छूटना है तो ऑब्वियसली हमें उससे खुद को छुड़ाना पड़ेगा। मेरे से गलती हुई, हमने सॉरी बोल दिया, तो मैं कितनी थॉट क्रिएट करने से बच गई। अगर एक भूल की वजह से मैं उसको लूँ तो मेरा सारा रात नींद चला तो जाता ही है, और ऊपर से मेरी बीमारियां कितनी आएगी, कितनी मेरी एनर्जी लॉस होती है। तो इसीलिए ओवर थिंकिंग हम तब कम कर सकते हैं जब हम खुद को देखें कि मैं तो एक रोल मॉडल हूँ, है ना, यहाँ मैं परफॉर्म करने आई हूँ, तो मेरा परफॉर्मेंस है, तो कहाँ गलती हुआ वहाँ मुझे ठीक करना है। मान लो आज मैं सॉरी नहीं बोल पाई तो कल मैं सॉरी बोल दूंगी, बस उसको मुझे वहाँ स्टॉप करना है। तो इस प्रकार के अगर थॉट हम क्रिएट करते हैं ना, तो हमारा मन ऑब्वियसली वो रिलैक्स हो जाता है। जी जी जी, देखो कितना फर्क है। मतलब ये थॉट करना भी थिंकिंग है, लेकिन एक थिंकिंग आपकी एनर्जी को नीचे लेके जा रही है और दूसरी थिंकिंग आपके जीवन को अच्छा बना रही है। तो थिंकिंग अगर ओवर भी हो रही तो कम से कम अच्छी तो कर लो जब तक वो स्लो डाउन हो। ये बहुत अच्छा लगा जी। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जी। ओम शांति। मेरा नाम स्वर्णा यादव है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम स्टेज पे सामने जाकर कुछ बोलना चाहते हैं तो वो हमको आता है, बट अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं आ पाता है। कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है उनको कि स्टेज पे जाके बोलने से मतलब घबराहट हो जाती है उनको। तो इसका समाधान क्या है बितेंद्र भाई? मैंने भी जब बंगाल में मेरे घर में टीचर्स फैमिली है, बहुत टीचर स्टूडेंट्स आते थे हमारे घर में। हम किसी से बात करने से बहुत डरते थे, बहुत क्या बताए, क्या बात करें, कुछ समझ में नहीं आता था। हमारे मन में कोई विषय नहीं होता है कि हम इससे क्या बात करें, क्यों बात करें, तो हम एकदम साइलेंट रहते थे, देखते थे कैसे। लेकिन धीरे धीरे हमने बात करना सीखा, देखा हम कि ऐसे ठीक नहीं है, हम किसी से दोस्ती नहीं कर पाते हैं। खुद हमने अपने आप में सोचा और धीरे धीरे देखा कि हमारा बहुत दोस्त बन गया। कॉलेज लाइफ में हमने सबको दोस्त बना लिया और धीरे धीरे बात करने की एक कला हमारे में आ गया। और कुछ 4-5 लोगों के बीच में बोलने का प्रैक्टिस, अभ्यास करना,
फिर थोड़े थोड़े करके जैसे क्लास में खड़े होके जैसे टीचर पूछते हम सबके बीच में खड़े होकर आंसर देते। हम पहले से तैयार होकर के आते थे। आज अगर कोई प्रश्न हमें कॉलेज में टीचर पूछेंगे, प्रोफेसर पूछेंगे तो उसका जवाब हम देंगे। तो इतना स्टडी करके हम कॉलेज में जाते थे। तो ये कॉन्फिडेंट जो है ना वो सबके बीच में हम पहले से उसकी तैयारी करते थे, अपने आप नहीं आता है। मतलब ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से होती है ये problem। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से ज्यादा लैक ऑफ प्रैक्टिस। जिस चीज प्रैक्टिस को आप बहुत प्रैक्टिस कर लेते वो हैं उसमें सोचने की तो जरूरत नहीं आप मैं बताता हूँ, अगर स्टेज पे, क्योंकि मुझे अक्सर जाना पड़ता है, तो मुझे कितना भी हर चीज का पता है लेकिन मैं फिर भी अपनी एक प्रायर तैयारी मैं जरूर करता हूँ। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है ना कि हम पढ़ाई बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रट के एकदम याद करके जाते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके नर्वस हो जाते हैं, और नर्वसनेस की वजह से हम जो पढ़ के आए हैं, कितने भी अच्छे से पढ़ के क्यों ना आए हो, प्रैक्टिस करके क्यों ना आए हो, हम भूल जाते हैं। तो ये भी तो प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली क्या है कि जिस विषय में हमें ज्ञान नहीं है उस विषय में बात ही नहीं करना चाहिए। ये बात भी वो सच्ची है। बोलने से वो गलत हो जाएगा। जिस विषय में मैं जानता हूँ, मेरा प्रैक्टिस है, मैं बोल सकता हूँ, अधिक से अधिक मैं बोल अनुभव सकता है हूँ, उसी विषय में केवल बात करें। फोकस उसी में होना तो चाहिए। हमें बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी और कोई दिक्कत नहीं होगी, डर नहीं रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्ञान के साथ समझ प्लस प्रैक्टिस भी जरूरी है। प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है। और लेकिन अंदर में उस चीज के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊंगी इस विषय को। अननेसेसरी भी ना बोले। इसकी एक बहुत अच्छी और विधि है कि जिनको स्टेज पे बोलना होता है उनको प्रैक्टिस के लिए छत पे चले जाएं या खुली जगह में चले जाएं जहाँ पेड़ हो बहुत सारे। तो पेड़ तो इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं, उससे बात वो करें। बोलते कहते भी कुछ नहीं, तो उनको जोर जोर से वो बात सुनाओ। मैं सच्ची बताता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। पेड़ भी कुदरत शक्ति देती है आपको करने की। फिर आप जितने भी लोग बैठे हो आप घबराएंगे नहीं। तो अभ्यास की बहुत अच्छी है कि ये तो हर कोई जो स्टेज में बैठे हैं उन सब का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। जी, बिल्कुल ये बिल्कुल। तो चलिए, हमें भी माइक पकड़ने में बहुत डर लगता था। अभी पहले वृक्षों को यही सुनाओ, बात होता है। घर की चीजों को सुनाओ, फिर आप जाओ तो बोल बिल्कुल। सकेंगे। तो दीदी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप आए हमारे शो पे एक अलग सी ऊर्जा के साथ। बहुत अच्छा लगा बात करके। होपफुली अगले कड़ी में भी हम आपसे मुलाकात कर पाए। तो आज के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो ईमानदारी के साथ सच्चे दिल से आज आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप में, आपके परिवार में, समाज में ईमानदारी के ये पौधे जो हैं खिलते रहे और सारा जग इससे महकता रहे। और ये वादा है कि ईमानदारी से हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पैसे ना मिले और बहुत ज़्यादा दोस्त भी ना कभी मिले, लेकिन जो पैसा मिलेगा वो सुख देगा और जो दोस्त मिलेगा वो सच्चा होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। अगर सच्ची सफलता हमको जीवन में चाहिए तो ईमानदारी जैसे गुण को भी हमको ज़िंदगी में लेके ही आगे बढ़ना है। विदाउट वैल्यू, विदाउट ऑनेस्टी हम सफलता हमें नहीं मिल सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज इजाज़त लेते हैं आपसे। नमस्कार। ओम शांति।